सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट आज फिर आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम अपना अध्याय 9वां करने वाले हैं, लेकिन हम उसकी केवल व्याकरण करेंगे। उस व्याकरण करने से पहले हमें सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एडवांटेज पर जाना होगा। जैसे मैंने पहले अध्याय में बताया था, वैसे ही अब भी हमें ऐसे ही करना है। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना लॉगिन नेम भरना है। जैसे यहाँ पर मैं अपना भर रही हूँ, वैसे ही आपको अपना फिल करना है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना पासवर्ड भरना है। उसके बाद हमें क्या करना है, साइन इन कर देना है। फिर हमें अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे हमारी 5th। फिर हमें अपना सब्जेक्ट, उसके बाद हमें बाई बुक के ऊपर जाना है। जैसे ये आ गई है हमारे सामने अपनी बुक। हमने 8 चैप्टर कर लिए हैं। उसके बाद हमारा 9वां है गीत का कमाल। लेकिन इसमें हमें केवल व्याकरण करनी है, क्योंकि अभी कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जिसके कारण आप घर पर रहकर इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हो। इस कारण से हमने आपके लिए कुछ अध्याय काट दिए हैं। लेकिन हमारी व्याकरण जो है वो हमारा आधार है, हमारा बेस है, ज़रूरी है। इसलिए हम केवल और केवल इस पाठ की क्या करने वाले हैं, आज व्याकरण करने वाले हैं। देखो, विधा की बात नहीं भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा शब्दों का पिटारा। शब्दों का पिटारा में देखो, इस लोक कथा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, पर उनकी एक आवाज जरूर है। आवाज यानी कि जो ध्वनि होती है वो जरूर है। जैसे खरड़ खरड़, सरर सरर, इस प्रकार के शब्द जिनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता, पर वे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी कि इस प्रकार के शब्द जिनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता, पर वे किसी विशेष प्रकार की ध्वनि का सूचक होते हैं। यानी कि वो उस ध्वनि के बारे में बताते, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हम ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। जैसे खरड़ खरड़, सरर सरर, यानी कि जो हमें आवाजें आती है उनको हम क्या कहते हैं, ध्वनि बोधक शब्द भी कह सकते हैं। हम इनको ध्वन्यात्मक शब्द भी कहते हैं। जैसे कुछ ध्वन्यात्मक शब्दों की सूची मैंने आपको बनाकर दी है। जैसे यहाँ पर दे रखा है बारिश की आवाज, यानी कि बारिश की आवाज आती है तब उसको हम क्या कहते हैं, बारिश की आवाज को, जो बारिश की आवाज होती है हमारी, बारिश की आवाज को हम क्या कहते हैं, टप टप। यानी कि जैसे बारिश होती है वो तो आपने देखी होगी, और उसमें जब बूंदें गिरती है नीचे धरती के ऊपर तो कैसी आवाजें आती हैं, टप टप की आवाजें आती हैं। तो ये हमारा क्या था बेटा, ये हमारे हैं ध्वन्यात्मक शब्द। जैसे और भी बहुत सारे ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। जैसे पक्षियों की आवाजें होती हैं, पशुओं की आवाजें होती हैं, बादलों की आवाज़ होती है। जैसे अभी बादल की आवाज़ होती है तो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गर्जना। जैसे मक्खी होती हैं वो क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं, तो मक्खियों की क्या हो जाएगी आवाज़ को हम क्या कहेंगे, भिन भिनाना। क्या कहेंगे,
ये सब क्या होती है, अलग अलग आवाजें होती हैं। अलग अलग आवाजें सभी की अपनी अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ पक्षियों की आवाजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे चिड़िया, चिड़िया क्या करती है बेटा, चिड़िया की आवाज को हम क्या कहते हैं, चहचहाना। चिड़िया क्या करती है बेटा, चहचहाती है। जैसे आपने कोयल की आवाज तो सुनी होगी, क्या करती है वो, कू 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 की आवाज करती है ना, कू कू। मोर जैसे कूकना, मोर क्या करता है बेटा, कूकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, कूकना। जैसे मुर्गा हमने सुना होगा सुबह सुबह क्या करता है, वो कैसी आवाजें निकालता है, कुकड़ू कू। कैसी है बेटा, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। पपीहा, जैसे पपीहा होता है वो कैसी आवाजें करता है, पपीहा की आवाज होती है पीऊ 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 पीऊ। ऐसे ही बहुत से जीव जंतु और पशुओं की ध्वनियां भी होती हैं। जैसे गीदड़, गीदड़ क्या करता है, हुआ हुआ। गीदड़ की कैसी होती है ध्वनि, हुआ हुआ। उसके बाद जैसे हमारे घर में हम भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, तो भैंस की आवाज कैसे आती है, डकारना। भैंस कैसे करती है, डकराना। जैसे बोलती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रामना भी बोलते हैं। जैसे घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाना। घोड़ा कैसी आवाजें करता है, हिन हिनाना। और गाय रंभाना, गाय क्या करती है, रंभाना। तो ये क्या थी, पशुओं की आवाजें। जैसे कुछ जड़ पदार्थ होते हैं, जड़ पदार्थ कौन से होते हैं, यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता है। जैसे हमारे घर में चारपाई होती है, वो कैसी आवाजें करती है, जैसे चरर चरर की आवाज करती है ना। जैसे आप लोग मान लो आपकी चारपाई है, उसको इधर उधर कर रहे हो तो कैसी आवाज आती है, चरर चरर की आवाज आती है। जैसे बिजली होती है, जब बिजली कड़कती है तो कैसी आवाज आती है, कड़कना। तो बिजली का आवाज कैसी होगी, कड़कने की। जैसे आपको कई बार बहुत सी मतलब बाहर की चीज़ें खाने का मन करता होगा, जैसे चिप्स है, बर्गर है, चाउमीन है, तो आपकी जीभ क्या करती है, लपलपाती है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी जो जीभ होती है वो क्या करती है भाई, लपलपाना। जैसे आपकी भी करती होगी, सभी की करती है भाई, हमारी भी करती है, आपकी भी करती है ना। और आपका तो मन चंचल होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन थोड़ा सा चंचल होता है, एक जगह टिकने वाला नहीं होता है। तो आपकी जीभ भी क्या करती है, लपलपाती है। जैसे हमारे सभी के घरों में क्या होते हैं, फ़ोन होते हैं, जैसे टेलीफोन वगैरह है, तो उनकी आवाज़ें कैसी आती हैं आपको, अलग अलग ध्वनि आती है। जैसे जो पहले टेलीफोन होते थे, पूरे घर में एक ही होता था, तो वो कैसी आवाज़ें करता था, टन टन। ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, हमारी कुछ ध्वनियाँ हैं, कुछ आवाज़ें हैं जिन्हें आपको करना है। उसके बाद हमारा क्या है, भाषा से देखो, भाषा से जैसे यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ण दिए गए हैं, क प्लस म प्लस ल, क्या बन गया, एक नया शब्द बना हमारे सामने, कमल। फिर है कमल खिल रहा है, ये क्या बन गया, जैसे कमल है और फिर खिल रहा है। यहाँ पर क्रिया है और क्या है भाई, कर्ता है। कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला। और यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पूरा वाक्य दिया गया है, जैसे कमल खिल रहा है। उपरोक्त उदाहरणों को देखें, यानी कि हमें दोनों उदाहरण देखने हैं ध्यान से। वर्णों को जोड़ने से शब्द बना, यानी कि जैसे ही हमने वर्ण जोड़े, जैसे कि भी क म ल, कमल जोड़ा तो क्या बना हमारा शब्द, कमल। और फिर शब्दों को जोड़ने से क्या बना हमारा वाक्य, जैसे ये बना हुआ है हमारा कमल खिल रहा है। नीचे देखो, फिर हमने फिर से वर्ण लिखे हैं यहाँ पे, म क ल, मकल। लेकिन मकल का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। कमल अब परसों रहा, ये वाक्य हमें समझ में आया कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, क्या हम इसके अर्थ को समझ पाए, क्या हम इसके अर्थ को समझ पाए। या फिर हमारा तीसरा नीचे ये वाक्य दिया गया है, क्या हम इसको समझ पाए, है रहा कमल खिला। उपरोक्त उदाहरणों में वर्ण जुड़ तो रहे हैं, यानी कि हमने वर्णों को जोड़ तो दिया है, मगर वह शब्द नहीं बन रहे, शब्द नहीं बन रहे, यानी कि सार्थक शब्द नहीं बन रहे। जैसे कमल का तो हमें पता है, कमल का फूल होता है जो पानी में खिलता है, और कमल खिल रहा है, किस में खिल रहा है भाई, पानी में खिलता है, कीचड़ में पैदा होता है ना। ये तो हमें समझ में आ गया, ये भी हमें समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं आया और ये भी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, ऐसा क्यों हुआ।
हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अक्षरों का समूह यानी कि उनको जोड़ना, जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, यानी कि उनका सार्थक होना चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। और 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित, सार्थक के साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सार्थक और व्यवस्थित, क्योंकि यदि व्यवस्थित नहीं होंगे तो भी हम उसको वाक्य नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पर व्यवस्थित नहीं है भाई, जैसे कमल, अब, परसों, ये क्या है, व्यवस्थित नहीं है, यानी कि जहाँ इनकी स्थिति होनी चाहिए, जहाँ इनकी जगह है वहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए तो ये क्या होगा हमारा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, वाक्य कहेंगे। फिर हमारा आता है कि भाई वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, अंग। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा उद्देश्य और दूसरा होता है, पहला उद्देश्य है और दूसरा कौन सा है, हमारा विधेय है। ठीक है ना। अब नीचे बताया गया है कि भाई जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में, यानी कि जो वाक्य दिया गया है उसमें किसके बारे में बात हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर किसके बारे में हमने लिखा था, कमल के बारे में। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, कमल के बारे में। तो हम कमल को क्या कह देंगे, हम कमल को उद्देश्य कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हम उद्देश्य। अगला है हमारा विधेय। विधेय क्या होता है, जो बात की जाए, यानी कि कमल के बारे में हमने जो बात की थी वो क्या होगा, हमारा विधेय होगा। यानी कि हमने क्या कहा भाई, खिल रहा है। क्या कहा हमने कमल के बारे में, कि वो क्या कर रहा है भाई, खिल रहा है। जैसे राधा पत्र लिखती है, मैंने एक और वाक्य लिखा आपके सामने, राधा पत्र लिखती है। क्या कर रही है भाई राधा, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, राधा के बारे में। तो बात जिसके बारे में होती है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा उद्देश्य। और क्या बात हो रही है उसके बारे में, जो भी बात होती है, जो भी बात की जाए, किसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो भी बात की जाती है वो हमारा क्या होगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे सोहन स्कूल जाता है। अब हमने किसके बारे में बात की है, सोहन के बारे में। तो सोहन क्या हो गया, हमारा उद्देश्य, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होगा, हमारा उद्देश्य होगा। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोहन के बारे में। तो सोहन क्या है, हमारा यहाँ पर उद्देश्य है। और स्कूल जाता है, वो काम क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या बताया गया है, वो हमारा क्या होगा, विधेय होगा। ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, विधेय। जैसे अभी जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए, यानी कि और यहाँ पर उदाहरण बताए गए हैं। जैसे सोनम दिल्ली में रहती है, सोनम दिल्ली में रहती है, इसमें उद्देश्य है सोनम। क्यों है भाई, क्योंकि हमने अभी अभी बताया था कि भाई जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होगा, हमारा उद्देश्य होगा। इसलिए सोनम क्या है, हमारा उद्देश्य है। और दिल्ली में रहती है, यानी कि उसके बारे में बात बताई गई है आगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विधेय। ये क्या होगा, हमारा विधेय। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें हमें क्या करना है, उद्देश्य और विधेय लिखना है। यानी कि उद्देश्य कौन सा है इसमें और विधेय कौन सा है वो हमें बताना है। जैसे हमारा वाक्य है, रहीम खेल रहा है। रहीम क्या कर रहा है भाई, अब किसके बारे में बात हो रही है, रहीम के बारे में। तो रहीम क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य हो जाएगा। रहीम क्या बन जाएगा भाई, हमारा उद्देश्य। और खेल रहा है क्या होगा, हमारा विधेय। क्यों, क्योंकि रहीम के बारे में ये बात बताई गई है कि भाई वो क्या कर रहा है, खेल रहा है।
शिखा किताब पढ़ रही है, तो शिखा क्या कर रही है भाई, किताब पढ़ रही है, तो शिखा क्या हो जाएगा हमारा शिखा हो जाएगा हमारा उद्देश्य, और किताब पढ़ रही है क्या हो जाएगा हमारा विधेय, विधेय, और ये क्या बन जाएगा हमारा उद्देश्य। ठीक है, जैसे आगे दे रखा है, वह कल मुंबई गया था। कहाँ गया था भाई, मुंबई में। कौन, वह क्या है, सर्वनाम है हमारा। शिखा क्या थी, संज्ञा थी। रहीम क्या था, संज्ञा था। और संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, काम को करने वाले। वह कौन है, काम करने वाला है। कहाँ गया था भाई, कल मुंबई गया था, तो इसमें काल भी हम बता सकते हैं। वह कल मुंबई गया था, कौन सा काल हो जाएगा हमारा, भूतकाल। जैसे किताब पढ़ रही है, इसमें भी कौन सा काल है, वर्तमान काल। क्यों, क्योंकि फिलहाल चल रहा है काम, और चलने वाले समय के बारे में जब भी हमें पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। और यहाँ पर क्या है, था यानी कि बीत चुका है समय, तो उसके बारे में बात हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। ठीक है, उसके आगे है, उसकी परसों शादी है। उसकी क्या है भाई, परसों क्या है, शादी है। किसकी, उसकी। अरे भाई किसी की तो होगी, तभी तो बताया गया है यहाँ पर। तो वह क्या बनेगा हमारा उद्देश्य, उसकी क्या बन जाएगा उद्देश्य। परसों शादी है, ये क्या बनेगा, विधेय। और परसों क्या है भाई, अविकारी शब्द भी है। मैंने आपको बताया था कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जब हमने अपना 7वां अध्याय किया उसमें मैंने अविकारी शब्दों के बारे में आपको डिटेल से समझाया था। और 8वां चैप्टर जो था हमारा, उसमें उसके पार्ट दिए गए थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारे अविकारी शब्द का दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां भाग था, वो मैंने उसमें बताया था। और उससे पहले वाले अध्याय में मैंने आपको और भी डिटेल से समझाया था कि भाई अविकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होते, कभी भी नहीं बदलते, यानी कि उनमें कोई भी विकार नहीं आता है। उसको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, या अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो इसलिए आप साथ साथ ये भी चीज़ें देखा करो, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक है और हमारे आगे तक काम आने वाली हैं। और यदि हम यहाँ से ही इसको पक्का करते चलेंगे तो हमारा और ज़्यादा विकास होगा। उसके आगे है हमारा सचिन अच्छा बल्लेबाज है। क्या है भाई, सचिन उद्देश्य है, अच्छा बल्लेबाज है क्या हो जाएगा हमारा विधेय। उसके आगे है कोमल, कोमल क्या है हमारा उद्देश्य, अच्छा गाती है क्या हो जाएगा हमारा विधेय। तो ये था हमारा 9वां अध्याय, जिसमें हमने अपनी व्याकरण की कौन कौन से किए, ध्वन्यात्मक शब्द क्या होते हैं, अर्थात ध्वनि बोधक शब्द कौन से होते हैं। हमने अलग अलग सभी की ध्वनियाँ सुनी है, जैसे निर्जीव वस्तुओं की भी सुनी है, सजीव वस्तुओं की भी सुनी है। जैसे हमने पशुओं की सुनी, पक्षियों की सुनी, ठीक है ना। और निर्जीव वस्तुओं में जैसे हमने बादलों की और बहुत सारी ध्वनियाँ सुनी थी, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, जैसे हमने चारपाई की भी सुनी थी, जीभ की भी देखी थी, टेलीफोन की भी देखी थी। उसके बाद हमने देखा कि भाई वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं या अंग होते हैं, वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा कि भी 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। यदि आपको अब भी नहीं समझ आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही, धन्यवाद।